प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1 का, है ना। बोरॉन एंड कार्बन फैमिली जो है उसका जो है सेक्शन ए है ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। पहला क्या दिया है, गिव द मेन ओर्स ऑफ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। दरअसल क्या रहा करता है इस केस में, जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम यहां आता है, समझ में आ रहा है। और फोर्थ फिर आता है इसमें आयरन, ठीक है। तो आप आराम से यहां पर इसको ध्यान रख सकते हो, उसमें ऑक्सीजन फर्स्ट, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर ये। अब उसने अपने से क्या पूछा है, एल्यूमिनियम की वो क्या कह रहा है, इसमें मेन ओर्स क्या क्या हैं। तो इसकी जो मेन ओर्स रहती है ना, दरअसल वो कौन कौन से हैं एल्यूमिनियम की, एक तो बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट के अलावा इसमें बॉक्साइट को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, बॉक्साइट के अलावा फिर आता है इस केस में आप क्रायोलाइट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, आप उसको लेना चाहे एल्यूमिनो सिलिकेट्स को ले लें, ठीक है। जैसे यहां पे दिया जाए, हमारे पास ये दिया है Si3O8 Al और बाहर यहां Na लगाया गया। ये बना कैसे, इसको यूं समझ लो, जो 3D सिलिकेट था उसका तुम्हें याद होगा जनरल फॉर्मूला है SiO2। सपोज अपन इसमें 4 ले लें इसके मॉलिक्यूल, ये बन गया। एक Si को हमने Al से रिप्लेस किया, जैसे रिप्लेस किया इस पे +4 होता है, इस पे +3, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे यहां मैंने यूं लिखा तो इस पर चार्ज ये आ गया, और इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या लगा देंगे, Na, है ना। तो ये रहा करता है। ऐसे और भी इसमें आपको चाहिए, कोरंडम है, कोरंडम जो अपन लेंगे वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है अपने पास, इसमें अगर अपन बात करें इनमें से, फिर उसने क्या कहा है, हाउ द अमॉर्फस बोरॉन ऑफ लो प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरेक्स। बोरेक्स से जो बोरॉन बनाने का हमारा तरीका था वो दरअसल इसमें क्या क्या रहा करता है। तो देखो गौर से इस केस में, पहले आप बोरेक्स को जो है एसिडिफाई करते थे, आप कंसंट्रेट HCl या H2SO4 लेते थे, उससे बनता था बोरिक एसिड। फिर हम लोग बोरिक एसिड को, याद होगा, हीट करते थे, इस केस में रेड हीट, पूरा वाटर हट जाएगा और यहां बनेगा B2O3। फिर इसको आप रिड्यूस कर दें, आप Na या Mg लें, बोरॉन यहां मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहा करता है इस केस में, इसको जो बनाने का रहेगा। देखिए बच्चों, अब आ जाता है उसमें A2 का सेकेंड पार्ट, हाउ द अल्ट्रा प्योर बोरॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम Bi3 और BCl3। इनमें दरअसल क्या रहा करता है, BCl3 से दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप हाइड्रोजन लें या फिर आप जिंक लें, तो इससे ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें। और दूसरा Bi3 के केस में आपको रिडक्शन अलग से कराना ही नहीं है, आप यहां से रेड हॉट जो टंगस्टन या टेंटलम की गेज लें, जैसे उससे पास कराएंगे ये अपने आप टूट जाता है। नेक्स्ट है इसमें A3। देखो A3 में क्या कहा गया है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। इसको एक्सप्लेन करना है। आपको याद होगा ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल लेयर से मिलकर बना है। लेयर में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बट बिटवीन द लेयर्स जो है वो दरअसल क्या रहता है, वेंडरवाल फोर्स। और वेंडरवाल फोर्स क्या रहता है, वीक। जैसे अपन उस पर फोर्स लगाएंगे पहली लेयर पर, उसे धक्का देंगे, तो क्या होता है, ये जो वेंडरवाल फोर्स वीक होने के कारण एक लेयर आसानी से दूसरी लेयर के ऊपर क्या है, स्लाइड हो जाएगी। यहां सही मायनों में ये रहा करता है इस केस में। देखिए बच्चों, अब हम लोग सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। इसमें
सेक्शन बी के अंदर देखे ध्यान से, B1, वाई डज नॉट बोरॉन फॉर्म B3 प्लस। दरअसल क्या रहता है, अगर अपन बोरॉन के केस में खुद देखें आप, अगर बोरॉन को हम लोग B3 प्लस में चेंज करेंगे तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सही मायनों में किसके बराबर होगी, IE1, IE2 और IE3। दरअसल ये रहती है, ये एनर्जी क्या है, बहुत हाई रहती है कि अगर अपन आयनिक सॉलिड भी बोरॉन अगर बनाता है तो नेचुरल जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी वो इस सम से कम होगी। अगर पानी में भी वो आयनिक कंपाउंड बनाए तो वहां हाइड्रेशन एनर्जी इससे कम होगी। अगला जो आ जाता है इस केस में, इसीलिए बोरॉन जो होता है ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, जो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे इसके वो आयनिक नहीं रहेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगता है, मेनली ग्रुप 13, 14 और 15, उनमें भी लास्ट 3 एलिमेंट्स में, याद है, उनमें अप्लाई होता है। और स्पेशली कौन सा, इसमें जो TL है ग्रुप 13 में ध्यान होगा, जो TL है, ग्रुप 14 में PB है और ग्रुप 15 में बिस्मथ है। इनकी क्या हालत है, इनमें याद होगा +1 ज्यादा स्टेबल है +3 से, इसमें +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से, और इसमें +3 ज्यादा स्टेबल है इसमें। और इन सब के लिए रीजन क्या है, इनर ये लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण TL, PB, BI इनका जो साइज रहता है एक्सपेक्टेड से बहुत कम है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंडेड रहता है इसके साथ। नेक्स्ट है इस केस में, देखो ध्यान से अगला, कैटेनेशन। दरअसल क्या रहा करता है, एक सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी होती है एटम्स की टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, क्लोज रिंग्स, उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन में कैटेनेशन पावर मैक्सिमम होती है, उसका रीजन है, देखो कार्बन की क्या खासियत है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, समझ में आ रहा है। और कार्बन की यही बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी बनते हैं और ये सभी स्ट्रांग बॉन्ड्स में आते हैं। जबकि इसी की जगह अगर कार्बन के पास में आप नाइट्रोजन चले जाओ, वो पता लग रहा है वीक है यहां पर। और इसके अलावा यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से क्या है, ये ज्यादा है ना। तो यहां पर क्या रहेगा, जबकि NN में आप चलोगे कम है, OO में चलेंगे वो सल्फर सल्फर से कम है। तो ये चीजें क्या उसको फेवर करती हैं। ठीक है बच्चों, इस क्या दिया है उसने, ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट दिया गया है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है ना, इसमें बोरॉन की वैलेंसी 3, फ्लोरीन की 1, इसको यूं बनाएं है ना। फ्लोरीन के पास आपको याद होगा 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 1 यूज हो गया बॉन्डिंग में और अपने पास 6 बचे हुए। नेक्स्ट है इसमें BOH होल 4 है ना, ये सब ऑलरेडी अपने पहले के पढ़े हुए हैं सब। ये आ जाएगा इसमें, हर एक ऑक्सीजन पर आप पाएंगे 2-2 लोन पेयर होंगे, अगर उसको बनाना चाहो तो यूं बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अगला, इसमें नेक्स्ट CO2 और CO का है। देखिए CO2 में क्या रहेगा, कार्बन मिडिल में, ये 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, जबकि कार्बन की जो है 4, ये बॉन्ड बन गया। देन फोर्थ है CO, ये आ जाएगा इस केस में है ना। ध्यान होगा तुम्हें, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 पर ऑक्सीजन की 2, तो 2 बॉन्ड तो ये लोग बना लेंगे, लेकिन उसके बाद याद होगा इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, जबकि इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 लोन पेयर ये इसे दे देगा। देन हमारे पास आता है C2 में उसने क्या कहा अपने से, B2H6 की स्ट्रक्चर चाहिए। आप सभी लोग जानते हो B2H6 हम लोग कैसे बनाते हैं है ना, ये आपने बॉन्डिंग में वैसे ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। ये दोनों बोरॉन और 4 हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन पर होंगे, फिर 1 हाइड्रोजन यहां पर और 1 हाइड्रोजन यहां पर,
इस तरह से ये बनाना बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ पर बनाना बॉन्ड रहते हैं और 4 ये अपने नॉर्मल सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। थर्ड में इसने Al2Cl6 बोला है, तो देखो क्या रहा करता है इस केस में। Al2Cl6 जो अपने पास स्ट्रक्चर, उससे पहले इसने क्या लिया है, बोरेक्स। बोरेक्स का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे, ये भी सब पढ़ रखे हैं आपने। बोरॉन यहां पर होगा Na2B4OH4.8H2O। आप सबसे पहले Na तो यहां कर दें आप बाहर, ठीक है, और यहां पर 4 बोरॉन, चारों बोरॉन पर एक एक OH, ठीक, और एक एक ऑक्सीजन दोनों बोरॉन के बीच में, 2 बोरॉन के बीच में एक एक। अब यहां पर देखा होगा Na से जो इलेक्ट्रॉन लिए गए, है ना, वो एक एक आमने सामने दे दें और इनके बीच में एक O और लगा दें, और यहां पर आ जाएगा .8H2O, है ना। इस तरह से ये बन जाएगा, ये अपने पास रहेगा इसमें। नेक्स्ट फिर इसने क्या कहा अपने से, Al2Cl6 अभी बनाते हैं उसको भी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर C2 में जो थर्ड दिया गया है Al2Cl6, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए इसमें, तो यहां पर देखो ध्यान से क्या रहा करता है, ये एक AlCl3, ये यहां पर, और ये यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये रहेगा इस केस में, है ना। तो यहां पर एक क्लोरो ब्रिज रेक्टली डायमर है ये, यहां पर आपके पास θ1, θ2, θ3, ये जो बॉन्ड एंगल हैं इनका ऑर्डर एक्चुअली ये रहता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर इसके बाद इसमें C3O2। C3O2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। यहां सब का मतलब सब नहीं है, सबसे हमारा मतलब ये होता है कि नॉर्मल ऑक्साइड से भी यहां परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम है। नॉर्मल ऑक्साइड कार्बन के होते हैं CO और CO2, इनको अगर बनाया जाए तो ये रहेगा इसमें। यहां सभी कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, ऑक्सीजन का जो है हर ऑक्सीजन पर यहां 2 लोन पेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं C3। देखिए C3 में क्या कहा गया इसमें, उसने कहा गिव द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो यहां पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा, CO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप का, और जो CO3 का आप बनाओगे वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये 3, ये 2, ये 1.33। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या रहा करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और यहां पर अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अपन कहें तो फिर ऑर्डर ये रहेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से कहें तो इसका उल्टा कर लो। भाई आपको CO में बॉन्ड कितने तोड़ने पड़ेंगे, 3, है ना, इसमें डबल डबल, जबकि इसमें है 1.33। तो ये हमारे पास ये रहा इस केस में। फिर उसने एक बात बोली है, वाई द BF बॉन्ड डिस्टेंस इन BF3 शॉर्टर देन। एक्चुअली क्या रहता है, BF3 में एक बैक बॉन्ड बनाते हैं अपन, बैक बॉन्ड बनाने के कारण बोरॉन फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 नहीं रहता है, बल्कि 1 से बढ़ जाएगा और ये 1.33 हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ में क्या है, कमी आएगी।
ये रहा करता है इस केस में। फिर इसने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखो CO जो रहता है ये न्यूट्रल, CO2 जो रहता है वो एसिडिक, B2O3 भी एसिडिक, SiO2 भी एसिडिक, Al2O3 और PbO ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है। देखिए बच्चों इसमें टी सेक्शन, विच ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड इन नेचर। दरअसल क्या रहा करता है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर हो तो जो गैलियम है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। D2 जो है, राइट द रिएक्शंस ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन विद एयर। देखो क्या रहता है, अगर बोरॉन की मैं बात करूं इसमें, तो बोरॉन क्या है हमारा, जो क्रिस्टलाइन होगा उससे अगर तुम O2 का रिएक्शन कराओ या N2 का कराओ, है ना, दोनों में से, तो नो रिएक्शन। बोरॉन जो है हमारा एमार्फस है, इसमें अगर O2 से रिएक्ट कराओगे हाई टेम्परेचर पर तो B2O3 बनेगा। नाइट्रोजन से आप अगर रिएक्शन कराओगे इसका, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनेगा। ये रहेगा इस केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में यह है कि अगर O2 के साथ इसको हीट किया गया हाई टेम्परेचर पर तो Al2O3, ऐसे ही हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के साथ अगर हीट किया गया तो एल्यूमिनियम का नाइट्राइड। नेक्स्ट क्या है इसमें, कार्बन। कार्बन में क्या रहा करता है, अगर तुम O2 के साथ देखो रिएक्ट कराओगे तो दो पॉसिबिलिटी है, CO भी बनता है और CO2 भी बनता है। बहुत हाई टेम्परेचर हुआ तो फिर CO बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर एक्सेस में कार्बन है तो SI के केस में आप अगर रिएक्शन कराते हो, अच्छा नाइट्रोजन के साथ जो इसका रहेगा वो कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसी सिलिकॉन के केस में भी कोई रिएक्शन इसका नहीं रहता। अगर सिलिकॉन का भी नाइट्रोजन से कोई रिएक्शन कराएं तो कुछ नहीं, लेकिन सिलिकॉन का अगर O2 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये SiO2, ये यहां पर रिएक्शन जो है ये इस तरह का रहता है। नेक्स्ट आती है दिस, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स विद वाटर। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स के साथ वाटर के केस में एक्चुअली कोई खास सीधे रिएक्शन नहीं होता। और यहां पर आप बोरॉन हमारा रिएक्शन कब करता है, अगर याद हो, अगर सुपर हीटेड स्टीम हो तो ये B2O3 और हाइड्रोजन बनाएगा। एल्यूमिनियम में दरअसल एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है ना, ये रहा करता है इसमें। बाकी ग्रुप 14 के अंदर जो रहता है वहां कोई रिएक्ट नहीं करता पानी से सीधे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बोरॉन प्लस डाइल्यूट HNO3, कार्बन प्लस डाइल्यूट HNO3, और इसके अलावा सिलिकॉन प्लस, एक्चुअली तीनों में ही कोई रिएक्शन नहीं होता है ना, बहुत ही गया गुजरा रिएक्शन है ना, तो मना कर दें, इसमें सीधे लिख दें कोई रिएक्शन नहीं। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस। देखो अगर अपन एल्यूमिनियम के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, एल्यूमिनियम और NaOH इक्वस, अगर मैं इसको लूंगा तो तुम्हें याद है ये एम्फोटेरिक है। पहले AlOH होल थ्राइस का व्हाइट PPT बनेगा जिलेटिनस, फिर क्या रहेगा, ये NaOH के साथ ये घुल जाएगा। इसे आप यूं भी लिख सकते हो, ये रहेगा इस केस में। ठीक है बच्चों, सेक्शन ई में देखो E1 में क्या कहा गया है, सर्टेन सॉल्ट X गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट, एन एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन टू लिटमस, और फिर कह रहा है इट स्वेल्स अप टू ग्लासी मटेरियल वाई ऑन हीटिंग। देखो यहीं पे हिंट मिल गई, गर्म करने पर स्वेलअप कौन होते हैं, बोरेक्स है ना, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, एलम, ये एक्चुअली करते हैं। फिर उसने अगला बोला है तुमसे, और एक्चुअली जो एक्वस सोल्यूशन है वो इसका अल्कलाइन है, जबकि एलम का क्या होता है, एसिडिक होता है। तो उससे क्लियर चीज हो गई कि ये कौन है, ये दरअसल हमारा क्या है, बोरेक्स। तो सबसे पहली चीज उसने जो एक्स कहा वो हमारे पास हो गया बोरेक्स, ठीक है। और बोरेक्स जो हमारे पास आया, इसको जैसे ही अपन हीट करेंगे, जैसे अपन यहां स्ट्रांग हीटिंग की गई
तो यहां बनेगा NaBO2 प्लस B2O3, ये एक्चुअली बनेगा यहां। और ये हमारे पास उसने क्या बोला, वाई ऑन हीटिंग, ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो रहा ये बोरेक्स बीड है। ये जो ग्लासी मटेरियल उसने बोला है ना, वो इसी के लिए, उसका कारण ये ग्लास के जैसा क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा वाई, पूरा का पूरा मिक्सचर। फिर उसने अगला क्या बोला इस केस में, फिर उसने बोला व्हेन इट इज हीटेड विद कंसंट्रेट दिस वन, बोरेक्स को अपन ट्रीट कर रहे हैं इसमें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहां क्या बनेगा, बोरिक एसिड। ये यहां बनेगा। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट आया इस केस में, ये हमारे पास क्या लिया उसने, कन्वर्टेड टू दिस वन क्रिस्टल जेड, ये रहेगा। इसको हटा दें आप, कोई जरूरत नहीं है इसके, है ना। जैसे ही रेड कराओगे ये वाटर इसमें। अब अपने पास अगला उसने क्या दिया इस केस में, व्हाइट सॉलिड बी व्हेन बॉइल्ड विद Na2CO3 द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड एंड फिल्टर कंटेन दिस वन। अब आपको अगर याद आ रहा हो, Na2CO3 के साथ जो तुमने रिएक्शन कराया था वो कॉलेमेनाइट का है, ये है कॉलेमेनाइट। ये यहां पर हमारे लिए क्या बन गया, A। फिर आपने इसको रेट किससे कराया, Na2CO3 से। जैसे Na2CO3 से इसको रेट कराओगे ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बना। फिर यहां पर क्या है, बोरॉन बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट दोनों के फॉर्म में होगा। अब इस केस में आप पाओगे यहां पर ये C हो गया, ये D हो गया। NaBO2 से अगर तुम CO2 पास कराओगे, इससे अगर CO2 तुमने पास कराया तो ये बोरेक्स में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ये एक्चुअली इसमें बन जाएगा यहां पर, ठीक है। अब उसने क्या किया है, अगर अपन बोरेक्स को हीट करें तो फिर वही पुरानी बातें, NaBO2 और B2O3 बनेगा, है ना। ये इसका बीट बन के तैयार होगा। तो ये चीजें दी गई हैं। फिर उसने एक लाइन बोली है इसमें, ये हमारे लिए D और ये E। B2O3 जो है ये फिर कंबाइन करता है कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब इसको रिएक्ट कराओगे ये कोबाल्ट का मेटाबोरेट बनेगा, ये ब्लू कलर की लेयर होगी, ये है इस केस में। तो कोलेमेनाइट को गर्म करोगे तो ये तो प्रेसिपिटेट बना, ये मिक्सचर बना, ठीक है। आप यहां पर इसको क्रिस्टलाइज करके अलग कर लो। फिर इससे जो मदर लिक्कर में बचेगा इससे हमें CO2 पास करानी होगी। CO2 जैसे ही पास कराओगे ये बोरेक्स मिल जाएगा और CO2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन गर्म करेंगे तो हमें सोडियम मेटाबोरेट और B2O3। फिर B2O3 की जब कोबाल्ट ऑक्साइड से आप रिएक्शन कराओगे ना तो ये यहां पर रहेगा। अगला उसने पूछा, इन द कंप्लीट आई ब्लेजॉन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आर्थोबोरिक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरेक्स विद वाई। आपको याद होगा बोरेक्स में हम क्या मिलाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, पर पर्टिकुलर इस जो फैक्ट्री में है वो H2SO4 से बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिजॉल्व इन HCl। अब तुम्हें याद है इसमें जो जो एम्फोटेरिक है वो घुल जाएगा, क्योंकि एम्फोटेरिक वाले एसिड में भी घुलते हैं और बेस में। B2O3, CO2 और SiO2 तीनों एसिडिक हैं, तो ये एसिड में नहीं घुलेंगे, ये बेस में घुलेंगे। लेकिन जो SnO2 और PbO2 हैं ये किस में घुलेंगे, ये एसिड में भी घुलेंगे और बेस में भी। क्यों, एम्फोटेरिक हैं। फिर उसने एक बोला है इस केस में, उसने ये बोला कि एक स्टूडेंट है जो इसमें से डिसॉल्व करेगा ऑक्साइड ऑफ ऑल ग्रुप 13 एंड 14 इन बोथ HCl एंड NaOH 1 by 1 in the lab. Oxides of which of the element will dissolve in both? सिंपल है, आप इसमें जो जो भी एम्फोटेरिक होंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड,
है ना, ये रहेंगे इस केस में. देन E6, PbO2 does not react with cold dilute HNO3 but gives redox reaction with hot concentrate. सिंपल है. एक्चुअली क्या रहा करता है, PbO2 जब HNO3 के साथ इसमें रिएक्ट करेगा तो O2 रिलीज होगी, साथ में लेड नाइट्रेट और वाटर बनेगा. यहां पर हमारे लिए जो HNO3 है वो सही मायनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा. और PbO2, देखो PbO2 एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा और HNO3 के अंदर जो O है उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा. नेक्स्ट है, उसने कहा इन स्टील इंडस्ट्री हेमेटाइट इज मेड टू रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड. तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर अपन Fe2O3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर एक्चुअली जो E7 है ना, यहां पर आप ये हेमेटाइट जैसे ही CO इसे रिड्यूस कर देगा, है ना, ये रिएक्शन होगा इस केस में. ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग सेक्शन F डिस्कस कर रहे हैं. देखो उसने थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की बोली है. हम ग्रुप 15, 16, 17 इनमें जब भी हम कभी ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज जो होता है हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा एटम है उसका बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होती चली जाती है. तो यहां जो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप पाओगे कि ये बराबर कम होती चली जाएगी. ये ग्रुप 14, 15, 16, 17 है ना, इन सभी में ऐसे ही रहता है. ये रहेगा इस केस में. F2 के अंदर देखो क्या कहा गया इस केस में. F2 में वो कहता है गिव द 3 रिएजेंट बाय विच, आप जो है BF3 को कन्वर्ट कर रहे हैं B2H6 में, उसके लिए नेचुरल यहां रिडक्शन कराएंगे. और जो आप रिडक्शन कराओगे तो उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो क्या क्या होंगे. आप लिथियम का हाइड्राइड लें, सोडियम का हाइड्राइड लें, या AlH4 लें, NaBH4 लें, है ना, H2 लें, आप इनमें किसी को भी लें, इन सभी से इसको रिड्यूस किया जा सकता है. व्हाट इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन. इनऑर्गेनिक जो बेंजीन अपन बोला करते हैं वो इसको कहते हैं इसमें. और यहां पर जो इसको बनाया जाएगा वो ये रहेगा इसमें. अब इसकी स्ट्रक्चर देखा होगा, बिल्कुल ग्रेफाइट से मैच करती है, इससे सॉरी बेंजीन से मैच करती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन. अब आ जाते हैं फिर इसमें. देखो अगला पार्ट उसने क्या बोला है अपने से. इसमें अगला पार्ट उसने ये बोला है हाउ विल यू प्रिपेयर द बेंजीन फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड से एक्चुअली देखो इसका बनाने का जो तरीका रहता है, स्टेप 1, पहले आप बोरॉन के हैलाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट कराओ, ये इसको रिड्यूस करेगा और यहां क्या बनेगा, B2H6. ये हमारा पहला स्टेप. स्टेप 2, फिर B2H6 जो रहता है इसको अमोनिया से रिएक्ट कराओ, अमोनिया एक्सेस में लो और इसे स्लोली हीट करें. जैसे ही इसे स्लोली हीट करोगे तो यहां ये आ जाएगा. स्टेप 3, ये जो हमारे पास बना P2H6 डॉट ट्वाइस अमोनिया, इसे स्ट्रांगली हीट करो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. बोराजोल बोलो, बोराजीन बोलो, या इनऑर्गेनिक बेंजीन बोले अपन, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास. ठीक है. अगला इसने बोला भाई द डायबोरिन इज हाइड्रोलाइज बाय वाटर. देखो अगर तुम इसको हाइड्रोलाइज करोगे, इसमें डाइबोरेन को, है ना, तो जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहां पर बोरिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, ये रिलीज होगी इस केस में. देखिए बच्चों इसमें F5 में दिया है डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एथाइल अल्कोहल टू रिलीज गैस X. देखो अगर इस केस में हम लोग डाइबोरेन को
अगर इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर एक्चुअली क्या रहता है, यहां पर बोरॉन और ये OC2H5 मतलब वही इथाइल बोरेट, ये इसमें बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें ये रिलीज होगी। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट है इसमें B2H6 का अगर एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो वहां भी यही चीज होगी, बोरॉन लेंगे और यहां पर एसीटेट जो है मॉलिक्यूल, ये थ्राइस, तो ये एक्चुअली इसके बन के तैयार होंगे। इसमें सेम रिएक्शन है दोनों में। देखिए बच्चों, अब जी सेक्शन लेते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको याद होगा इनर्ट पेरिफिट के कारण लेड में +4 से ज्यादा स्टेबल कौन है, +2, इसलिए इसमें PbCl4 जो रहेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। टिन में +2 से ज्यादा स्टेबल +4 है, तो टिन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना SnCl2 वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देन G2 में देखो जो रिएक्शन उसने दे रखा है, इसमें उसने क्या कहा है, बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड को फिर उसने रिएक्ट कराया है इसमें NH4HF2, फिर यहां पे खाली जगह इसने छोड़ दी है और फिर वो रिएक्ट करा रहा है इससे B2O3 से। तो देखो बिल्कुल आसान, यहां पे जो बोरिक एसिड है अपने पास, जब इससे रिएक्ट कराओगे तो ये बोरॉन जो है हमारे पास यहां पर टेट्राफ्लोरोबोरेट बनेगा, और जब इससे रिएक्ट करते हो इस केस में तो यहां पर BF3 अपने को मिल जाएगा। G3 के अंदर देखो इसने क्या किया है, AlCl3 और AlOH होल ट्राइस, जब हम इसको HCl से रिएक्ट कराते हैं तो देखो यहां क्या क्या बनेगा, यही चीज यहां भी बनेगी। ऐसे ही ये यहां बनेगा, है ना, ये यहां पे रहेगा G3। BCl3 को कह रहा है जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं अपन, तो G4 में देखो जब BCl3 को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे हाइड्रोलिसिस होगी। कैसे, इसके पास वैकेंट जो 2p ऑर्बिटल है उसमें ये लोन पेयर जाएगा, फिर इसका Cl और एक H हटेगा, तो ऐसी ओवरऑल एक्चुअली ये प्रोसेस रहेगी। बोरिक एसिड बना, फिर ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये हम ऑलरेडी अपन लोग पढ़ चुके हैं, है ना, पहले ही अपन थ्योरी जब कवर कर रहे हैं ना उसमें पढ़ा हुआ है। तो ये यहां पर एक्चुअली इस तरह से ये बनेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें G5 की, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो कुछ हाइड्रोलिसिस के इसमें, अच्छा एक चीज और, इसमें आपने AlCl3 का जो वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, एसिडिक मीडियम है, पहली बात एसिडिक मीडियम में OH माइनस आयन होंगे कम, दूसरा क्या होता है AlCl के बीच का जो बॉन्ड है वो BCl से कमजोर होगा। तो होता यहां ये है इस केस में कि यहां जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। नतीजा यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बल्कि हाइड्रेशन होगा, इसे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, और यहां पर आप सही मायनों में ये पाएंगे जो बनके तैयार होता है। तभी तो कहा जाता है कि AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आप जब इसे मोल्टन स्टेट में लेंगे या सॉलिड में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब पानी में लेंगे तो ये कंडक्ट करता है। इसमें हाइड्रेटेड Al3+ आयन मिलेंगे और Cl- मिलेंगे यहां पर। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है फिर इसमें G5। देखो कुछ रिएक्शंस दिए हैं, BCl3 + H2O, वो अभी अपन ने पढ़ा यहां पर, ये वाला रिएक्शन है ना, ये आ गया इसमें। BF3 + वाटर, उसमें भी यही रहेगा, बस इसमें क्या है एक नई चीज आएगी,
वहां पे नई चीज दरअसल ये रहती है कि जब बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो यहां पर बोरिक एसिड और HF बनेगा। ये जो HF बन के इसमें तैयार हुआ, ये HF इस BF3 से कंबाइन करेगा। नतीजा यहां पर HBF4 बनेगा। तो यहां पर इस रिएक्शन के होने के कारण, मतलब आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है ना। तो ये इसे ध्यान दें इसमें। नेक्स्ट फिर उसने दिया है COCl2। COCl2 से अगर अपन कराएं इसमें हाइड्रोलिसिस तो दरअसल ये दोनों Cl हटेंगे, इनकी जगह OH आएगा और एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH रह नहीं सकता। तो यहां पर सही मायनों में जो अपने को मिलेगा वो HCl होगा ट्वाइस और एक अनस्टेबल एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड। COF2 में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, SiF4 में होगी, है ना, गर्म करने पर। और इस केस में जो रिएक्शन बनेगा, जब आप SiF4 प्लस वाटर लेंगे तो यहां H2SiF6 बन के तैयार होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर ये आ जाएगा इस केस में और ये H2SiO3 ये बन के तैयार होता है। CF4 को आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, वहां कोई रिएक्शन नहीं होता। देखिए बच्चों, अब H सेक्शन में उसने कहा इफ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस RSiCl3, तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पर अगर अपन RSiCl3 लिया और इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जितने Cl हैं ये हटेंगे यहां से HCl के फॉर्म में और यहां अपने को ये मिलेगा। इसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराएंगे इसमें तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। Si, यहां पे R, इस तरफ से O, यहां पर फिर ये अब इसी को आप जोड़ते चले जाओ, यहां इस तरफ से R फिर O, है ना। जितना आपको बढ़ाने का मन करे उतना इसमें हम लोग इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा इसमें फर्दर जितना भी बढ़ाना चाहें। इस तरह से हमारा जो है पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट जो है ये बनता है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं इस केस में वाटर सिलिकेट, हाउ आर दे क्लासिफाइड। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा पढ़ ही रखा है इसको। फिर उसने बोला राइट डाउन द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलेन एंड ट्राई अल्काइल। देखिए अल्काइल जो है ये वाला अपन ने बना लिया, ट्राई अल्काइल वाला मैं आपको बता देता हूं। इसमें ट्राई अल्काइल का जो आप बनाएंगे H3 में वो दरअसल ये होगा। पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो यहां ये बनेगा और यहां पर फिर इसका अगर पॉलीमराइजेशन कराया गया तो यहां पर R, ये Si, ये R, दो मॉलिक्यूल होंगे इसके आमने सामने, तो एक का OH और एक का H, इस तरह से ये जुड़ेंगे, है ना। मुश्किल से एक डाइमर बन के यहां तैयार होता है जो यहां पर हम लोग पाएंगे इस केस में। तो ये इसका प्रोडक्ट रहा। अगला एलम्स। एलम्स ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है ना, पूरा का पूरा आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में है। पार्ट 2 सेक्शन A1 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद हो, जितने इसमें दिए इनमें सबसे ज्यादा कौन, एल्यूमिनियम। वैसे सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ऑक्सीजन। विच इज द प्रॉपर्टी, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। डायमंड क्या है, इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट, याद होगा, इनर्ट रहता है ये। इट इज ऑक्सीडाइज विद अ मिक्सचर ऑफ K2Cr27 एंड H2SO4 एट 200 डिग्री C। तो जो पहला वाला हमने लिखा है सेंटेंस, देखो ये उसी को वायलेट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ये ज्यादातर जो है रिएजेंट के प्रति क्या है, इनर्ट, जबकि यहां पर उसको रेट करा रहे हैं। ये हार्डेस्ट होता है, सही है। डेल्टा H नॉट F जो होता है इसका 1.9 किलो जूल पर मोल, ये भी सही है। रिलेटिवली मोस्ट इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन, A3। सबसे ज्यादा इनर्ट रहता है इसमें डायमंड, है ना, ये रहा करता है इस केस में। देखिए सेक्शन B,
क्या उसने कहा गया है, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दिस वन। देखो इसमें क्या रहा करता है एक्चुअली, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। जब आप ग्रुप 13 में ऊपर से नीचे चलोगे तो हम लोग क्या पाते हैं इसमें 13, 14, 15 में आउटर मोस्ट जो एस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की वो कम होती चली जाती है, एंड दे बिकम ऑलमोस्ट इनर्ट। जो लास्ट एलिमेंट है उसमें है ना, तो जिसमें प्रॉपर कौन सा रीजन हुआ, रिलक्टेंस ऑफ एस सबसेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। फिर है कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप, द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, कार्बन में आपने देखा होगा डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या क्या चीजें दी है, लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ सिलिकॉन, जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल, ये थोड़ा सा हाँ इसमें सिलिकॉन के अंदर डी ऑर्बिटल है पर कार्बन में नहीं है ना, सिलिकॉन में तो अवेलेबल है। सेक्शन सी, सम ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। देखिए इस केस में क्या रहा, इस केस में यहां पर अगर लोन पेयर अपने से कहा जाए कि किस पर जो है सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने कितने हैं, तो BF3 में B पर कोई लोन पेयर नहीं है, CF4 में C पर कोई लोन पेयर नहीं है, और SiF4 में Si पर भी नहीं है, तो सबका जो सम आया वो क्या हो गया 0। C2 में देखो क्या कहा गया है, इन डाइबोरिन एंगल्स कितने कितने होते हैं 97 और 120। ये हमारे पास जो हम लोग बनाया करते हैं इस स्ट्रक्चर को आप यूं समझें, इसमें ये जो हमारे पास रहा करता है ना ये लगभग 120 डिग्री के करीब होता है, और ये जो आएगा ये 97 डिग्री के आसपास रहा करता है इसमें। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉन्ड एनर्जी। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा है, और जैसे ही ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे 14 में तो बॉन्ड एनर्जी घटती जाती है ना। तो यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन का देखो सबसे ज्यादा कौन सा एस वाला है, तो हमारे पास ए का तो एस हो जाएगा, फिर बी का, फिर बाकी जो बचे उनमें सबसे ज्यादा कौन सा आर, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस वन। तो दरअसल इसमें क्या रहेगा, मेन रहा करता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है आप डिफरेंस देखें उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड आप पाएंगे ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, यहां ये रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर केस रहेगा ये उस पर बेस्ड है। C5 में देखो स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या रहती है इसमें, ये दरअसल बढ़ती जाएगी, है ना, डाई हैलाइड्स की, जबकि टेट्रा वाले में घटती जाएगी। देन C6, व्हेन द बोरेक्स इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी तुम्हें बताया था मैंने, जब बोरेक्स को एक्चुअली तुम डिजॉल्व करोगे, यहां B4OH, जैसे इसको वाटर से रेट कराओगे तो यहां पर एक्चुअली 2 बोरॉन जो हैं वो तो इसमें कन्वर्ट हो गए, और जो B- वाले हैं वो इसमें कन्वर्ट होंगे। ये दरअसल रहता है, और ये बिहेव करता है एसिडिक बफर की तरह। ये आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो देखो पहला हमारा एम्फोटेरिक, MgOH होल ट्वाइस बेसिक, AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक, और जो BOH होल थ्राइस होगा ये एसिडिक होगा हमारे पास। नेक्स्ट है इसमें बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू, आपको याद होगा इसमें 3 OH ग्रुप हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस कारण ये पॉलीमेरिक है। ठीक है बच्चों, डी सेक्शन में थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन क्या रहता है, ग्रेफाइट। अमारफस बोरॉन ऑन बर्निंग इन एयर, देखो एयर के अंदर क्या है, दोनों हैं, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो जब आप इसे हीट करेंगे तो यहां B2O3 भी बनेगा और बोरॉन नाइट्राइड भी बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है इस केस में
एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम लेस इजिली करोड, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्चुअली ऑक्साइड फिल्म बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, इसलिए फिर वो इनर्ट हो जाता है। हॉट कंसंट्रेट HNO3 कन्वर्ट्स ग्रेफाइट इनटू, जब कभी ये ग्रेफाइट से रिएक्ट करता है कंसंट्रेट HNO3, तो यहां पर सही मायनों में दरअसल क्या रहा करता है इस केस में, हर कार्बन पर एक एक COH आ जाता है ना। ऐसे ही इस पर भी ये बन जाएगा बेंजीन हेक्सा जो है, इसको हम मैलेटिक एसिड भी बोलते हैं। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद NaOH, सिलिकॉन को अगर आप कहेंगे NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां Na2SiO3 प्लस वाटर बनेगा। देखिए बच्चों, E में क्या है, E1 बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कॉलमेनाइट विद, है ना, Na2CO3 के साथ इसको हीट करना है अपने को, है ना, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और बोरेक्स प्लस सोडियम मेटाबोरेट। बोरिक E2 में देखिए, बोरिक एसिड एक्चुअली क्या है, ये H+ डोनर नहीं है, ना ये अरेनियस एसिड बनेगा ना ब्रॉन्स्टेड एसिड बनेगा, तो फिर बनेगा क्या, ये एक्चुअली लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये लुईस एसिड बनेगा। अब इसको याद होगा हम लोग क्या बोला है, ऑन एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। अब अगर बोरेक्स में अपन मिनरल एसिड जैसे HCl या H2SO4 मिलाओगे तो बोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल डिजॉल्व इन H2SO4, नेचुरल एसिड में कौन घुलेगा, बेसिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक। B2O3 क्या है, एसिडिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, C और D जो है ऑप्शन अगेन एसिडिक ऑक्साइड। बोरेक्स ऑन हीटिंग विथ कोबाल्ट ऑक्साइड, इसमें ब्लू बीड बनेगी, अभी अभी अपन ने बनाई भी थी, है ना। जैसे भी आपने बोरेक्स को हीट किया तो यहां पर बोरेक्स को हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, NaBO2 और B2O3, और जब आप कोबाल्ट के नाइट्रेट के साथ इसको हीट करेंगे, इस केस में कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ जो अपन हीट कर रहे हैं वो ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने पर यहां जो बनाएगा वो ये है, इसमें ये ब्लू कलर की बीट बन जाएगी, है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। रिड्यूसिंग फ्लेम में ले भी जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगला देखो E6, ये समझाया था तुम्हें मैंने, BOH होल थ्राइस को स्ट्रॉन्ग एसिड कब बनाएंगे, जब हम cis1,2 ग्लाइकोलिक ग्रुप वाले जो हों, है ना, इस तरह का जब हो, इस तरह के जब आप वाटर सॉल्युबल कंपाउंड को इसमें ऐड करोगे, तब आप पाओगे इस केस में कि ये हमारा जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगा, बोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। E7 सिलिका रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, ठीक है, कंपाउंड X है इसमें, यहां है सिलिका, मैग्नीशियम के साथ जब इसको हीट करेंगे मैग्नीशियम इसे रिड्यूस कर देगा, है ना, और अपने को सिलिकॉन मिलेगा, ये दिया है इस केस में। और फिर उसने क्या किया है, इसको फिर रिएक्ट कराया HCl के साथ। देखो अगर अपन HCl के साथ इसको अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो दरअसल SI जो रहेगा ना ये नहीं घुलेगा, ये वहां एज इट इज, और ये MgCl2 ये एक्वस सोल्यूशन मिलेगा, जबकि ये सॉलिड होगा। कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन, बोरिक एसिड को 100 डिग्री पर मेटाबोरिक, रेड हीट पर B2O3, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। बोरेक्स को HCl के साथ बोरिक एसिड, ये भी सही है, कोलेमेनाइट वाला भी सही है, और बोरेक्स को अगर रिएक्ट कराओगे पानी से तो बोरिक एसिड और साथ में NaOH, ये भी सही है, इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। देखिए बच्चों F सेक्शन, विच वन इज नॉट बोरेन, देखो इसको जब भी कभी चेक करना हो तो एक्चुअली क्या रहता है, बोरेन्स की दो सीरीज हैं, BnHn+4 और एक है BnHn+6। अब आप इसमें बी में चेक करो जरा, पहला देखो N5 रखोगे तो 5 + 4 9, पहला सेटिस्फाई हो रहा है। फिर अब B5H10, देखो अगर यहाँ 5 रखूंगा तो 11 आएगा H, यहाँ 9, तो ये 10 वाला जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
अगला रिएक्शन है बोरॉन के हैलाइड को देखो अपन रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, डाइबोरेन। देन है F3, बोरॉन को आप जो है रिएक्ट कराओगे इसमें, और यहां पर हम लोग Z ले रहे हैं और उससे बोला X बना, फिर यहाँ LiH रहा, और इस पर अपन बोल रहे हैं इसमें LiH जब लिया जाता है तो यहाँ Y बना और LiBF4। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, बोरॉन का नेचुरल है लिथियम हाइड्राइड से हम क्या करते हैं, बोरॉन के हैलाइड्स को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, तो यहाँ पर बोरॉन का हैलाइड बनेगा, ठीक है, और फिर उसे अपन यहाँ रिड्यूस कर देंगे तो डाइबोरेन बन जाएगा। आप F2 भी ले सकते हो, Cl2 भी ले सकते हो और Br2 भी ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है F4, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन ऑफ दिस, देखो लो टेम्परेचर पर करोगे तो बनेगा B2H6.2NH3, और ज्यादा उसी को गर्म कर दोगे तो फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगा। F5 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिमेट्रिक क्लीवेज, सिमेट्रिक क्लीवेज एक्चुअली जो डाइबोरेन में देने वाले हैं यहां पर, वो दरअसल कौन कौन होते हैं, 3 डिग्री अमीन, CO, PF3, ईथर, थायो ईथर, ये सभी देते हैं इसको। और एसिमेट्रिकल में कौन देगा, अमोनिया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, ये रहेगा। अगला है डाइबोरेन रिएक्ट्स विद वाटर, देखो अगर डाइबोरेन वाटर से रिएक्ट करेगा इस केस में तो यहां बोरिक एसिड बनेगा और H2 रिलीज होगी, ठीक है, ये रहा करता है इस केस में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन लोग सेक्शन G डिस्कस कर रहे हैं, है ना, पार्ट 2 का। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, G1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसमें कंपेयर करो, देखो बोरॉन के हैलाइड्स जो BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, ये क्या है, सबके सब नॉन पोलर, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, डिस्पर्सन फोर्स, याद है, जो वन ऑफ द टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर, तो यहाँ सबसे वीक कहाँ होगा, जो सबसे छोटा साइज में हो, तो BF3 के अंदर जो वैंडरवाल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम, तो ये हमारे लिए क्या है, ये गैस है। अगला देखिए ध्यान से, इस केस में G2, Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस AlCl3 बाय हीटिंग। अब आप यहां पर खुद ध्यान से देखो, आपको एनहाइड्रस बनाना है तो नेचुरल है वहां वाटर नहीं होना चाहिए। आप A वाले में देखो हाइड्रेटेड ऑलरेडी दे रखा है, B में एक्वस HCl दे रखा है, तो A और B तो वैसे भी नहीं होंगे। अब बचा कौन इसमें, फिर है C में Al2O3 विद NaCl, फिर है मिक्सचर ऑफ Al2O3 विद कार्बन एंड ड्राई Cl2। नेचुरल है आपको वहां रिड्यूस करना है, तो वहां मुझे यहां पर हमारे पास जो लेंगे Al2O3 एंड कार्बन एंड ड्राई Cl2, तो नेचुरल है यहां पर क्या होगा, जो बेटर मिलेगा वो कौन सा, डी वाला, जो इसका प्रॉपर मेथड है वो ये रहता है इसमें। इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं इसमें चाहें तो, जो G2 आया हमारे पास वो Al2O3 प्लस कार्बन प्लस ड्राई जो है Cl2, तो यहां बनता है AlCl3 प्लस CO, ये रहता है। अब आ जाती है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो क्या दिया है, सिलिकॉन हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड विद एप्रोप्रिएट हैलोजन, ये ठीक है इसमें। अगला है कार्बन हैलाइड्स आर नॉट इजिली हाइड्रोलाइज, ध्यान होगा उसमें d ऑर्बिटल नहीं होती, तो अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। सिलिकॉन हैलाइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज टू गिव दिस वन, है ना, तो सिलिकॉन हैलाइड्स जरूर है यहाँ पर, इनको आप अगर देखेंगे तो SiCl4, अगर इसको अपन हाइड्रोलाइज करें तो यहां ये बनेगा, जिसको अपन कहते हैं आर्थोसिलिसाइक एसिड। ये आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट है इस केस में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ G4, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटास एलम इज, देखो पोटास एलम को अगर अपन चेक करें, पोटास एलम का फार्मूला क्या रहता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O।
अब यहां पर क्या पाओगे आपने अगर इसे गौर किया हो, ये SaSb सॉल्ट है। ये जो हमारे पास रहता है ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है। तो नेचुरल सोल्यूशन कैसा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग तय करेगा, एसिडिक। पर हाइड्रोलिसिस किसका होगा, Al3+ का। तो सही मायनों में एसिडिक क्यों है, ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ Al3+ आयन। इसका हाइड्रोलिसिस एक्चुअली हो रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके एसिडिक होने के लिए। अगला CCl4 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, याद है, बट SiCl4 इज इजली हाइड्रोलाइज। सिंपल है, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जबकि सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। कारण क्या होता है, जब कभी हाइड्रोलिसिस होती है ना तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उस हैलाइड के सेंट्रल एटम की वैकेंट ऑर्बिटल को सबसे पहले डोनेट करेगा ताकि वहां पे क्या बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिलिकॉन वाले में क्या है, इजिली बन जाता है। जैसे यहां पर अपन बात करते हैं CCl4 SiCl4। अब यहां पर अगर अपन बात करें इसमें तो सिलिकॉन के पास क्या है, यहां पर वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। ये यहां तो इजिली ये इससे कंबाइन कर लेगा यहां पर, फिर यहां पर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह का ये बनता है इसमें, ये यहां पर इस टाइप से ये अनस्टेबल रहता है। तो यहां फिर HCl हट जाएगा और दरअसल यहां पर जो है ये बन जाएगा। फिर यही एक एक करके चलता रहेगा और तीनों Cl हट जाएंगे, उनकी जगह OH आ जाएगा। G6 PbF4 PbCl4 exist but PbBr4 Pi4 do not exist। सिंपल है, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तुरंत Pb+4 को Pb+2 में बदल देंगे। वैसे भी आपको याद होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड +4 में रहना कम पसंद करता है, Pb2+ में ज्यादा। आप इसे यूं भी बोल सकते हो Pb+4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसकी खुद स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है Pb+2 में जाने की। देखिए बच्चों, H जो पार्ट आता है सेक्शन इसमें, when silicon compound is used in machinery in a manner similar to the use of allotrope of carbon which have the properties of both covalent network। अपने यहाँ देखो नेटवर्क कहाँ पर बन के तैयार होगा, कोवेलेंट भी हो नेटवर्क भी हो, तो नेचुरल है सिलिकॉन्स में तुम्हें याद होगा 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन के तैयार होता है ना, जब हम कभी RSiCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। साइलेन तो यहां पर ये हुआ, साइलेन तो सिंपल सा ये रहता है SiH4 है ना, इसको बोलते हो। तो यहां कोई ऐसा नेटवर्क जैसा नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास फिर आया H2 सिलिकॉन रेजिन्स आर मेड बाय। तो देखो यहां पर क्या रहता है, सिलिकॉन अगर रेजिन्स को हमें बनाना है तो जो अपन लोगों ने यहां पर ये लिया इस केस में, अब इसमें ये है अपने पास और ये दे रखा है। अब इसमें अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाए तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर जब ये पॉलीमराइज होगा तो इसका पॉलीमराइजेशन जो होता है ना, उसमें ध्यान दें आप, SiPH ये बेंजीन रिंग है, इस तरह से ये जुड़े होंगे। या आप इस तरह से इसको फैला सकते हैं। बीच में ये रहा करता है जिसमें याद होगा तुम्हें, तो ये क्या रहता है, जैसे इसमें इस तरह के बने और ये जो पर्टिकुलर होगा ये यहां pH, ये यहां पर OH, और ये जो पार्ट रहेगा ये यहां पर रिपीट रहेगा एक्चुअली,
ये यहाँ पर ये सिलिकॉन्स के जो हमारे पास रहते हैं, इनके रेजिन्स बन के तैयार होते हैं इनके मिक्सचर से। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो रहा करता है वो कुछ इस तरह का रहेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इस केस में H3 Me2SiCl2 ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके उससे क्या बनेगा? तो बिल्कुल आसान, ये जो अपन ने बनाया है ना सेम यही है, बस पीएच की जगह क्या है Me आ जाएगा। यहां पे जो बन के तैयार होगा सेम यही बनेगा। जब आप इसके केस में लेंगे यहां पर H3, वो अपने से कह रहा है Me2SiCl2, इसका हाइड्रोलिसिस करें और उसके बाद पॉलीमराइजेशन कराया जाए। तो उसके पॉलीमराइजेशन से एग्जैक्टली यहां पर जो अपने पास बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसमें Si, ये Me इस तरफ और यहां पर Me, ये इधर OH रहेगा, ये यहां पर ये आ जाएगा। इस तरह से इसमें जो है ये बन के तैयार होगा। नेक्स्ट H4 है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज प्रेजेंट इन सिंपल सिंगल चेन सिलिकेट। तुम्हें याद होगा जो साइक्लिक सिलिकेट का जनरल फार्मूला होता है ना, वही हमारा सिंगल चेन का, बस फर्क ये है साइक्लिक में जुड़ा हुआ होगा और ये एक ओपन चेन बनेगी। तो ये हमारा कौन होगा? D, SiO3 2-। देन H5 स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट्स। पायरो याद है, उसमें एक ऑक्सीजन शेयर होता है। तो SiO4 जो हमारा था, आप उसको जो है डबल करें, यहां SiO4 4-, इसमें आप डबल करें और इसमें एक ऑक्सीजन जो है कॉमन होगा। तो क्या आएगा यहाँ? Si2O7 6-। ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये पायरोसिलिकेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक, सही है। SiO-Si लिंकेज आर मॉइस्चर सेंसिटिव, नहीं। ये जो हमारे रहते हैं बॉन्ड, इनका मॉइस्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। SnI4 इज ऑरेंज रेड ऑन अकाउंट ऑफ द चार्ज ट्रांसफर, भाई इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, है ना। अगला इसमें सिलिकॉन्स आर रेसिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ SiC बॉन्ड एंड स्टेबल सिलिका लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन, है ना। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ सेकंड वाला सही नहीं है। अगला है रेड लेड। हाँ, हम लोग Pb3O4 को बोलते हैं रेड लेड, इसी को मिनिमम भी बोलते हैं, मिनियम, ठीक है, मिनियम बोलते हैं इसी को। और इसी को लिथार्ड्स के नाम से, इसे हम रेड लेड, एक सिंदूर बोलते हैं इसको। Me2SiCl2 अभी अभी अपन ने बात की। SiO4 4- ऑन हाइड्रोलिसिस, ये भी हम बात कर चुके हैं, है ना। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से क्या है इसमें। पार्ट 3 में उसने क्या किया है, कॉलम 1 के अंदर देखो आपको रिएक्शन दे रखे हैं उसने। जो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें अपने को जो ए दे रखा है, देखो उसने क्या दिया रिएक्शन, PbR3 प्लस H2, ठीक है, और उससे क्या बना यहां पर बोरॉन, और साथ में क्या रहता है यहां पर HBr। ये एक्चुअली रिएक्शन हुआ। अब आप यहां खुद ध्यान से देखो, ब्रोमीन +3 से 0 में हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ये जो यहां से यहां चेंज हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। इसलिए यहां पर जो ए का आंसर आया, देखो इसमें रिडक्शन कौन सा वाला है, यहां रिडक्शन अपने को क्यू में दे रखा है, तो ए का आंसर हुआ क्यू। अब आ जाओ जरा बी वाले पार्ट पर। बी वाले में देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले इसमें बोरेक्स को हीट किया गया है। जब बोरेक्स को अपन हीट करते हैं तो ये रहा, कॉपर सल्फेट को जब अपन हीट करते हैं यहां, तो ये रहा इसमें, और ये CuO,
ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये यहां पर ब्लू कलर की बीड बनेगी। तो ये हमारे पास जो इन लोगों ने बनाया है वो कंप्लीट रिएक्शन एक्चुअली ये है ना। तो ये हमारे पास जो बी वाला पार्ट है इसका, इसमें बोरेक्स बीट टेस्ट देखो कौन सा वाला है, पी। तो बी का पी रहेगा यहां, ए का क्यू रहा, और अगला यहां जो आ जाता है अपने पास सी। सी में क्या दिया गया है, AlCl3 प्लस H2O। यहां पर क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या रहता है, पहले वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इसका Cl और इसका H हटेगा, मतलब एक Cl किससे रिप्लेस हुआ, OH से। तो यही चीज ये 3 बार, 3 मोल है तो 3 बार ये होगा। तो यहाँ AlOH होल थ्राइस और 3HCl। ये जो HCl है ना, ये हमारे पास इनके एक्चुअली होते हैं वाइट फ्यूम्स, ठीक है। और इसी में अगर ग्लास रॉड एक्वस अमोनिया में डिप करके अगर इसके पास ले आए तो ये वाइट डेंस फ्यूम्स होंगे। अगला है हमारे पास Al2O3, सॉरी Cr2O3 प्लस Al। अगर इसको लिया जाता है इसमें, ये यहां ये इसको रिड्यूस कर देगा, है ना, आपने देखा होगा ये यहां रिड्यूसिंग एजेंट है, क्रोमियम को +3 से 0 में बदल रहा है, तो ये यहां पर रिडक्शन है ना, ये आ जाएगा यहां पर, ये हमारे पास रिड्यूस हो रहा है इसमें। ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 0 है यहां। अब आ जाते हैं इसमें, तो ये हमारे पास जो सी वाला आया, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, सी का तो हो जाएगा R, और जो डी वाला दे रखा है इसमें, ये हमारे लिए क्या रहा, डी वाले में ये अगेन हमारे लिए क्या रहा, रिडक्शन। तो ये रहा इस केस में जो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया है उसने दिया है Al2C2 का होल थ्राइस। आप इसे तोड़ करके यूं भी लिख सकते हो Al3 प्लस C2 2 माइनस। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, नेचुरल है क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस बनेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H2 में। सेकेंड है हमारे पास ये मेलोनिक एसिड, पढ़ा हुआ है ये अपना। मेलोनिक एसिड में अगर आप हटाएंगे, मेलोनिक एसिड देखो ये है, और यहां पर अगर अपन P4O10 के साथ इसको हीट करते हैं तो यहां H2O ये यहां से हटेगा और ये यहां से हटेगा, तो आपके पास यहां डबल बॉन्ड ये और डबल बॉन्ड ये बन गया हमारे पास कार्बन सब ऑक्साइड, ये जो है ना, इसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट है आ जाता है अपने पास C जो है SiCl3 प्लस वाटर। इसमें जब आप करेंगे तो याद होगा यहां क्या बन के तैयार होगा हमारे पास। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले ध्यान दो। ए में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आप देखो ध्यान से, कार्बन के केस में इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है दोनों, याद है, सिग्मा भी है पाई भी है, तो ये हमारा फुलफिल हो रहा है। यहां भी सिग्मा और पाई हो रहा है, और याद होगा यहां डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो एक एक करके जरा चेक करो। सबसे पहला है ए वाले का, ए वाले का आंसर क्या क्या हमारे पास पहला रहा, वन ऑफ द प्रोडक्ट सिग्मा पाई, बिल्कुल सही। फिर डी में उसने क्या कहा, हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये भी सही है। फिर इसके बाद उसने और क्या कहा, डिहाइड्रेशन नहीं, कॉम्प्लेक्स लिंक वो भी नहीं है। इस पर आ जाओ, जो बी वाला अपने पास आंसर आया, बी वाले में सबसे पहले वो सिग्मा पाई, वो सही है। फिर अगला इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं, इसके अंदर हाइड्रेशन हो रहा है,
डिहाइड्रेशन है ना, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो पी और आर ये दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास फिर सी वाला। तुम्हें सी वाले में याद होगा, इसमें पहले हाइड्रोलिसिस होगी, फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा। अभी अपन ने बनाया भी था पिछले क्वेश्चंस में, याद होगा, है ना, पार्ट 2 के डिस्कशन में। SnCl2.2H2O, अगर अपन SnCl2 को हीट करते हैं तो यहां पर एक्चुअली ये रहेगा, अगर इसको हीट करोगे ना तो यहां हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ये वाइट पीपीटी होगा। ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, इसका पार्ट जो रहेगा वो एग्जैक्टली ये रहा इसमें।